अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है हमारे पास, दैट इज अबाउट द फोरकास्टिंग एरर। आज हमारा फोरकास्टिंग खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमसे पूछा जाता है बच्चों, वो पूछा जाता है फोरकास्टिंग एरर। फोरकास्टिंग एरर। अब देखिए, फोरकास्टिंग एरर क्यों फाइंड करना है, पहले तो ये सिंपल सी बात ये है कि आप देख रहे हो कि फोरकास्टिंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। यहाँ पे आपने कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं देखा जहाँ पे एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल डिमांड फोरकास्ट वैल्यू से मैच कर रही थी, ऐसा तो नहीं था। देखो आप पीछे देखोगे तो कहीं पर भी किसी न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं हो रहा था कि हमारी एक्चुअल सेल्स जो आ रही है वही फोरकास्टिंग सेल है। देखो 890 है एक्चुअल, लेकिन फोरकास्टिंग है 876, है ना। पीछे भी हमने कोई क्वेश्चन किया होगा कि 20 एक्चुअल सेल है, फोरकास्ट है 25, है ना। देखो कोई भी, चाहे कोई मेथड भी लगाया हमने, एक्चुअल है 600, फोरकास्ट है 475, समझ रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे देयर इज नो एक्यूरेसी, यहाँ पे कोई एक्यूरेसी नहीं है, देयर इज अ बिग बिग डेविएशंस। डबल एक्सपोनेंशियल करने की जरूरत नहीं, मैंने बोला बच्चों कुछ नहीं है उसमें डबल एक्सपोनेंशियल में, मतलब कोई रिकॉर्ड बुक में तक भी नहीं है दिया हुआ, बस वो टाइप्स में कहीं मैंने पढ़ा था तो मैंने लिखा दिया आपको, ठीक है। तो अभी तो एक्सपोनेंशियल पे ही क्वेश्चन आ जाए पहले हमें, वही बहुत है। ठीक है, समझ आ रही बात। अब देखो फोरकास्टिंग एरर का मतलब ये है, एज वी नो फोरकास्ट कैन नेवर बी एक्यूरेट, नेवर बी एक्यूरेट, है ना। ये कभी भी बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकती, हम सबको पता है फोरकास्ट नेवर बी एक्यूरेट, ठीक है ना। देयर विल ऑलवेज बी, देयर ऑलवेज बी, देयर ऑलवेज बी सम डेविएशंस, है ना। वहां हमेशा जो है वो डेविएशंस रहेंगे, देयर ऑलवेज सम डेविएशंस, ठीक है, डेविएशंस। सो टू फाइंड आउट दोज deviations we have following ways in terms of error, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने ये कहा कि देयर इज ऑलवेज अ डेविएशन, और बहुत सिंपल है बच्चों डेविएशन फाइंड आउट करना। हमने ये कहा कि देयर इज ऑलवेज अ डेविएशन, कि हमेशा यहाँ पे जो है वो डेविएशन रहेंगे, और डेविएशन जो है हमेशा क्या बताएंगे, यही एरर बताएंगे। तो उसको हम इसलिए एरर की फॉर्म में निकालना शुरू कर दिया डेविएशंस को, ठीक है। और ये समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एरर से, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको, पहले थ्योरेटिकली समझ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल बच्चों टॉपिक वाइज लगाते रहो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। इसीलिए तो टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है ना आपको, ताकि आपको पता हो कि मेरा फोरकास्टिंग खत्म हुआ है। तो जितने क्वेश्चन फोरकास्टिंग के आपकी अपनी बुक्स में है लगाओ, आपको पता है मेरा पीपीसी में ये खत्म हो गया है, इस तरह से, है ना। चलिए, और कोई भी चीज जो मैंने पढ़ाई आपको, एक सिंगल डेफिनेशन भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि सर इस पे तो पेपर में कुछ आया ही नहीं है। मतलब आ सकता है वो चीज़ अलग है, लेकिन ऐसा नॉन रिलेटेबल कंटेंट कुछ है ही नहीं कि मैं आपको ऐसा कुछ करा रहा हूँ जो पेपर में नहीं आएगा या ऐसे ही करवा दिया, नहीं। इवन थ्योरी भी सिलेक्टिव लिखा रहा हूँ, एक एक स्टेटमेंट वाली, जितनी ज़रूरत है, जितना स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका फोरकास्टिंग एरर में, अगला पहला टाइप है। तो अलग अलग टाइप के फोरकास्टिंग एरर हम लोग निकालते हैं, और उनका टाइप भी मैं आपको बता दूंगा मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, MAD, मैड इसे बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मैड जिसे बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। मैं 2-3 लिखाऊंगा, सब में अंतर जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिस इज दी, ये क्या है, ये एक तरह की एवरेज वैल्यू है बच्चों, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इट इज दी average of, it is the average of
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन देखो ना, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया डेविएशन कितना आ रहा है, तो डेविएशन कैसे बताओगे आप? भाई एक्चुअल सेल में आपकी कोई वैल्यू, पीछे देखो आप, पीछे कोई भी डेटा देखो आप, एक्चुअल सेल में आपकी वैल्यू आ रही थी 890 की, भैया चौथे पीरियड में जो एक्चुअल सेल्स आई है वो 890 है। आपने प्रिडिक्ट कितनी करी, फोरकास्ट कितनी करी, 876। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बताइए डेविएशन कितना है इन दोनों के बीच में, अंतर कितना है, तो डिफरेंस ये तो निकालोगे सिंपल, 890 माइनस 876 आप करोगे, 890 माइनस 876 आप करोगे, जो आप डिफरेंस यहाँ निकालते ही हो, दैट इज 14। यही है बच्चों डेविएशन, और कुछ नहीं। दिस इज द डेविएशन, समझ रहे हैं आप? दिस इज द डेविएशन, और कुछ नहीं है। यही तो डेविएशन कि कितना अंतर आया है, समझ आ रही बात? तो डिफरेंस बिटवीन दी एक्चुअल एंड फोरकास्टेड वैल्यू, एक्चुअल और फोरकास्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, बस, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, और उनका एवरेज MAD इक्वल्स टू, अब इट इज जस्ट सम किसका करते हैं बच्चों? मानो जो हम कोई भी पीरियड ले रहे हैं T पीरियड के लिए, तो T पीरियड का डिमांड क्या है, T पीरियड का फोरकास्ट क्या है, अब इनका क्या लेना है हमने, DT माइनस इनका सम करना है। तो सम मतलब हुआ N पीरियड तक, जो भी N है, N पीरियड तक, ठीक है? तो T इक्वल टू 1 पीरियड से हम स्टार्ट कर सकते हैं N पीरियड तक, तो ये सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीरियड जितने हमारे N, एवरेज लेना है ना, ये है। लेकिन यहां पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों, मॉड यूज करते हैं। क्यों? इसलिए मॉड का प्रयोग करते हैं, मॉड, इसको मॉड बोलते हैं ना। मॉड का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहां पे इस एरर को फाइंड आउट करने में हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, जहां डिमांड कम, एक्चुअल कम रहेगी वैल्यू और फोरकास्ट ज्यादा रहेगी तो नेगेटिव आ जाएगा, जहां एक्चुअल ज्यादा रहेगी फोरकास्ट कम रहेगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आने के चांस है। लेकिन इस वाले में वी इग्नोर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन दिस, तो याद रखिएगा, इन दिस वी इग्नोर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो अगर इसमें आएगा भी तो आपको छोड़ देना है वो साइन, दैट्स व्हाई वी यूज मोड, ठीक है? इसीलिए हम जो है वो मोड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है मोड के अंदर सब पॉजिटिव होता है। समझ आ रही बात? ठीक है ना? ठीक है, तो याद रखिए यहां पे आप सबको पता है DT जो है वो डिमांड फॉर एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है? मैंने कहा था ना आपको, डिमांड बोलो सेल्स बोलो, बस जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो, बार बार डिमांड बोल के कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? तो एक्चुअल वैल्यू, मैं इसलिए एक्चुअल वैल्यू लिख दे रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू फॉर टेथ पीरियड, T पीरियड के लिए एक्चुअल वैल्यू, और FT इज इक्वल्स टू फोरकास्ट वैल्यू फॉर T पीरियड, ठीक है? और हमारा N क्या हुआ, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कंसिडर्ड टू फोरकास्ट एरर, टू एरर निकालने के लिए जो हमने, टू फॉर कैलकुलेटिंग एरर, फॉर कैलकुलेटिंग एरर, ठीक है ना? एरर फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आगे बात? क्लियर हो गया? MAD क्या है? अब देखो, अब हम यहां पे कह रहे हैं यार सर साइन की तो वैल्यू होनी चाहिए थी, आपको भी लग रहा ना फील कि यार साइन की वैल्यू तो होनी चाहिए थी। तो देखो इसके लिए और भी तरीके हैं, क्या है हमारे पास, इसलिए इसको नाम अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि सेकंड, यहां पे हम सिर्फ क्वांटिटी में मतलब रखने हैं, हाँ, मोड से ओनली पॉजिटिव साइन आता है, वही मैंने कहा मोड इसलिए लगाया गया है, ठीक है? अब इसी पॉजिटिव को हटाने के, अगर आप मोड नहीं लगा रहे हो तो एक और फॉर्मूला है, ठीक है ना? अब याद रखिए फॉर्मूला हम ये कहोगे कि आप सर किससे निकालें, तो ये हमेशा वो लिख के देगा कि आपको ये वाला एरर निकालना है, MAD निकालना है या MSE निकालना है, ये वो लिख के देगा। जैसे कि अगला है मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर, सेकंड है दैट इज कॉल्ड MSE,
मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर, मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर, MSE। ठीक है, अब MSE का क्या सीन है, देखिए आप, अब यहां पे मोड नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, मोड की जगह पे हम स्क्वायर यूज कर रहे हैं बस। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एरर्स इन द फोरकास्ट, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एरर्स इन द फोरकास्ट। आपको यहां पे स्क्वायर करके एवरेज लेना है, तो फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग MSE तो सेम वही सम करना है n टर्म तक, 1 पीरियड से लेके किसका, dt माइनस FT का, लेकिन मोड की जगह पे मैंने कर दिया स्क्वायर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड n, सब कुछ सेम। देखो n का स्क्वायर नहीं होगा, बस याद रखना dt माइनस FT का स्क्वायर, समझ रहे ना, बस ये होगा। क्लियर है, तो यहां से ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है जैसे MAD था, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। तो जब ये बोलेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, जब वो बोलेगा तो वैसे लिखा जाएगा। यहां आपको स्क्वायर करके देना तो वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ थर्ड होता है बच्चों, थर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड एरर फाइंड आउट का तरीका। ये समझ में आ गया ना दोनों, बस समझो बच्चों कैलकुलेशन, बाकी मैं अभी कैलकुलेशन भी करवा दूंगा आपको थोड़ी सी, ठीक है। थर्ड होता है बच्चों बायस, BIAS। अब ये बायस क्या है, बायस क्या होता है, जब आप किसी चीज की तरफ जाते हैं, तो अब बायस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि बायस जो है जो हमें बताता ही यही है कि डिमांड जो है, जो फोरकास्टिंग हुई है, वो फोरकास्टिंग ज्यादा की तरफ हुई है या कम की तरफ हुई है। बिल्कुल वहां भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है नीरज, लेकिन यहां वाले में है। बायस इसलिए बोला गया, बायस मतलब होता है ना किसी की तरफ बायस होना, बायस मतलब एक तरफ सोचना, तो एक तरफ सोचने के लिए डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, टू फाइंड आउट बायस मेथड जो है, दिस मेथड इज टू फाइंड आउट कंडीशन ऑफ ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन। अब आप खुद ही सोचो, ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन का मतलब क्या होगा, मतलब जो आपने एस्टिमेट किया है वो ज्यादा एस्टिमेट किया है कि कम एस्टिमेट किया है, ये इसका मतलब होगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको क्या करना है, जब आप बायस निकालोगे तो याद रखिए, बायस निकालने के लिए आपको कभी भी करना सब कुछ वही है, t इक्वल टू 1 पीरियड dt माइनस FT, लेकिन ना मोड यूज करना है और ना ही आपको स्क्वायर यूज करना है, क्योंकि ये वाला एरर जो है वो सिर्फ इसीलिए ही होता है कि यू कैन फाइंड कि इफ बायस केम पॉजिटिव तो क्या होगा, अगर बायस केम नेगेटिव तो क्या होगा। तो बायस है ही नेगेटिव और पॉजिटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बायस केम पॉजिटिव तो क्या, बायस केम नेगेटिव तो क्या। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने फोरकास्ट कम किया है लेकिन एक्चुअल मेरी ज्यादा है, तो मैंने कम किया है ना, तो जो मेरा एस्टिमेशन है वो क्या हुआ, कम हुआ। जो मेरा एस्टिमेशन है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, अंडर एस्टिमेशन। जो एस्टिमेशन किया है वो अंडर है, अंडर एक्चुअल वैल्यू है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर एस्टिमेशन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड अंडर एस्टिमेशन, दिस इज कॉल्ड अंडर एस्टिमेशन। और बायस अगर मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव कब आएगा, ये क्या हुआ, ये हुआ जब मेरा dt जो है वो ग्रेटर देन FT था, तो मेरा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, तो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। और जब मेरा dt जो है वो लेस देन है FT के, मतलब मैंने फोरकास्ट जो किया है वो ज्यादा है और एक्चुअल वैल्यू कम है, तो ये क्या हुआ, मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया, मतलब ज्यादा सोच लिया, दैट इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेशन। तो आपसे पेपर में अगर कभी पूछा जाएगा, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, तो यही पूछा जाएगा बच्चों, आपको डिमांड और फोरकास्ट दे सकता है और आपसे पूछे बताइए ओवर एस्टिमेशन है कि अंडर एस्टिमेशन है।
है ना, बायस आपका कैसा है, तो यू कैन इजीली फाइंड, निकाल लेंगे आप जस्ट एक डिफरेंस से। बताइए, मतलब पूरा पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर वैल्यू पूछ रहा है तभी कैलकुलेट करें, वैल्यू नहीं पूछ रहा है तो आप सिर्फ इन दोनों के ग्रेटर और लेस देन से ही बता सकते हैं कि ओवर एस्टिमेशन है कि क्या है। बायस का कोई फुल फॉर्म नहीं है यार, बायस अपने आप में एक वर्ड है, बायस का कोई फुल फॉर्म थोड़ी ना है, BIAS कुछ नहीं है। बायस मतलब क्या होता है भाई, मैं बोलूँ कि ये टीचर जो है बच्चों की तरफ थोड़ा बायस है, मतलब बच्चों की तरफदारी करता है। तो यहाँ पे बायस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, यही तो बताया कि भाई किस तरफ जाएगा, ओवर एस्टिमेशन की तरफ जाएगा कि अंडर, ये बायसनेस तय कर रहे हैं हम। तो बायस अपने आप में शब्द है भाई, उसका कोई वैसा मीनिंग नहीं है। झुकाव जिसे कहते हैं, झुकाव, बायस मतलब झुकाव, किधर की तरफ झुकाव है, ओवर की तरफ है कि अंडर की तरफ है, ये है इसका मतलब। ठीक है ना, तो यहां साइन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई बच्चों की, साइन की इंपॉर्टेंस को कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, क्लियर है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको यही 3 तरह की चीजें ही पूछी जाती हैं बच्चों। फिर से बता दूं मैं, मैड, मीन एवरेज डेविएशन, सेकंड आपको पूछा था MSE, ठीक है, MSE मीन सम स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर एस्टिमेशन, और तीसरा आपसे बायसनेस। ठीक है, बायस आप निकालेंगे, क्लियर है, ठीक है ना। अब एक चीज और है बच्चों, वो पेपर में आज तक पूछी तो नहीं गई है, मैं लिखा देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि लिख देनी चाहिए, क्या बुराई है। ठीक है, तो लिख देते हैं। एक चीज और है जो आपसे कभी पूछी तो नहीं गई है लेकिन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्या है, वो है बच्चों ट्रैकिंग सिग्नल। एक टर्म और आती है, दैट इज द फोर्थ वन, हम इसे कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग सिग्नल। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पूछा अभी तक किसी पेपर में नहीं गया है। ट्रैकिंग सिग्नल, लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूं बस, TS, ट्रैकिंग सिग्नल। ट्रैकिंग सिग्नल और कुछ नहीं है बच्चों, वो यही है कि जब हम हमारे बायस को कंपेयर करते हैं एवरेज वैल्यू से, बस, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक सिग्नल। तो ये क्या बोलता है, ये सिर्फ उसके लिए किया जाता है, ट्रैकिंग सिग्नल एक तरह से नाम से क्लियर होना, ट्रैक करना है ना। तो ये एक्चुअली में उसको फाइंड आउट करने के लिए होता है कि जो आइटम ट्रेंड में नहीं चले हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज ट्रेंड में चल रही जाना, कोई फ्लक्चुएशन वैल्यू दिखा रहा है, तो ये उनको फाइंड आउट करने के लिए है। तो इसको बोलेंगे हम लोग, तो इसके एग्जांपल वगैरह भी नहीं है ज़्यादा बुक में, पर मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ इसका मतलब कि इट इज यूज टू आइडेंटिफाई दोज आइटम्स या दोज प्रोडक्ट विच डू नॉट कीप इन अ पेस और ट्रेंड, जो पेस और ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो इट इज यूज टू, तो आप लिख लें, मतलब तो समझ लें कम से कम, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई those items, ठीक है ना, यूज टू आइडेंटिफाई दोज आइटम्स विच डू नॉट कीप इन पेस और ट्रेंड, डू नॉट कीप पेस विच, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हमारा आ रहा है ना, ठीक है ना, विच डू नॉट कीप पेस और ट्रेंड, जो पेस और ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ अलग वैल्यू दिखा देते हैं उनको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, दैट इज ट्रैकिंग सिग्नल। और ट्रैकिंग सिग्नल और कुछ नहीं है बच्चों, इट इज जस्ट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ जो आपका बायस है, बायस वैल्यू, जो आपने बायस वैल्यू निकाली है, अपॉन आपका क्या बोलते हैं उसे, MAD वैल्यू, MAD मतलब मैड वैल्यू फॉर n पीरियड, किसी भी n पीरियड के लिए, किसी भी n पीरियड के लिए, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बायस का फाइंड आउट करना विद रेशियो टू MAD, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग सिग्नल, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इस पर कुछ मिले नहीं मुझे, बट सिर्फ मतलब समझ लीजिए कि बाई चांस कभी आपको थोड़ा सा पेपर ज़्यादा को एक्सप्लोर करने के चक्कर में, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है ना, आप बहुत जगह देखोगे ऐसा कि मानो आपका कहीं सिलेबस इतना है, तो सिलेबस को पूछा गया, लास्ट जहाँ सिलेबस एंड होता है उसके बाद चाहे वो एक लाइन भी हो, कभी कभी वही पूछ ली जाती है, ठीक है ना, समझ आ रही बात।
क्लियर है? ठीक है। फोरकास्ट बायस आप कहीं भी निकालें बच्चों, बहुत जगह दिख जाती है टर्म आपको फोरकास्ट बायस करके। ठीक है। और ये जो एरर हम डिफरेंस निकालने हैं, ये एरर हमारे परसेंटेज में भी पूछ सकता है कभी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटू 100 करना होता है। वो डिफरेंस जो आपने निकाला उसको इंटू 100 करना होता है। देखते हैं, चलो अगला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। क्लियर आपको हमेशा ही क्वेश्चन से होता है कि यार मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। हाँ, क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफाई होगा बच्चों। देखो जैसे यहाँ पे MSE लिखा है, देखो वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई हमेशा होगा। ठीक है। अब देखो, इन अ फोरकास्टिंग मॉडल एट द एंड ऑफ पीरियड 13 द फोरकास्टेड वैल्यू फॉर द पीरियड 14 इज 75। तो वो कह रहा है, यहाँ पे हमें पीरियड दिए गए हैं बच्चों 13, 14 ऐसे करके। तो वो कह रहा है जो 14th पीरियड है उसकी जो फोरकास्ट वैल्यू है वो है हमारी 75। समझ में आ रही है बात? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों, टेबल बना देता हूं थोड़ा सा। अगले पेज में करूं? चलो अगले पेज में करूंगा। हाँ, फोरकास्टेड वैल्यू। तो फोरकास्टेड वैल्यू फॉर द 14 इज 75। ओके। The forecast value for period 14 is 75. Actual value in the period 14 to 16 are constant at 100. Okay. वो कह रहा है 14 से लेके 16 तक पीरियड तक वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू वो 100 ही है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे समझ लीजिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो 100 ही है। तो मैं वापस वैसे लिख दूँ, चलो कल जैसे हम टेबल बना रहे थे वैसे ही बनाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना? उससे ज़्यादा आसान रहेगा हमारा कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीरियड हमारे पीरियड 14, 15, 16 और ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू जिसको हम D से शो करते हैं, और ये है हमारी फोरकास्ट वैल्यू जिसको हम F से शो करते हैं। तो यहाँ पे 14 के लिए ये दी थी 75 और वो कह रहा है एक्चुअल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 100 ही रहने वाली है। तो एक्चुअल वैल्यू 100 ही रह रही है, लेकिन ये है नहीं बच्चे, अलग नहीं है, सेम है अनूप, सेम है, वो सेम है। तभी तो ज्यादा काम का नहीं होता ना, वो ग्राफ वगैरह कौन पूछ रहा है आपसे। वो लिख दिया उस सिलेबस के। इट इज इफ द एज्यूम्ड सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग पैरामीटर इज 0.5। अब देखो अल्फा अगर वैल्यू जो है वो उसने बोला 0.5 है, देन द MSE एट द एंड ऑफ पीरियड 16 इज, MSE एट द एंड ऑफ पीरियड 16 क्या होगा? ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे क्या बोल दिया, जितने भी हैं हमारे। अब ये नहीं कि 16 पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड 14, 15, 16 3 पीरियड है ना, तो 3 पीरियड के लिए निकलेगा। तो वो कह रहा है कि इस पीरियड के लिए हमारा MSE फाइंड आउट करिए, 16 पीरियड के लिए हमारा MSE फाइंड आउट करिए। ठीक है, ठीक। अब देखो सबसे पहले MSE का फॉर्मूला अगर लिखूं मैं बच्चे तो आपको याद है MSE कैसे निकालते हैं? दैट इज समेशन ऑफ n t इज इक्वल टू 1 से लेके dt माइनस FT मीन स्क्वायर है ये का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, अब देखिए n कितना है बच्चों, नंबर ऑफ पीरियड कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 3, तो n कितना हो गया 3। n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, क्या हो रहा है लिख नहीं रहा है, कॉर्नर आ रहा होगा ना, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ कहीं पर। n का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3, n तो समझ में आ रहा है कि 3 हो गया। ठीक है, n 3 हो गया। अभी आपको सिर्फ d और t के डिफरेंसेस पता होने चाहिए ना, तो उसके लिए ये फोरकास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो खुद ही देखो, उसके लिए ये फोरकास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब जैसे हमें F14 पता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बटी तो F15 ना हो, तो F15 आप क्या बोलोगे, F15 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। एक सेकेंड ना, याद रखिए इनको भी टेबल फॉर्म में कर रहा था, लेकिन आप MCQ करोगे तो आप अपने हिसाब से शॉर्टकट करिएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा dt माइनस FT। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा इन दोनों का डिफरेंस एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे 100 माइनस 75 का डिफरेंस 25 हो गया, ऐसे ही। तो उसके लिए मुझे पहले इनका फोरकास्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। याद रखिए बच्चों, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जरूरी नहीं कि इतना बड़े क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन आपके पास आने, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। जैसे क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे,
वो मैं एमसीक्यू में कराऊंगा ही आपको, ठीक है ना। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को बेटर करें, कंसेप्ट आपको ही पता है कि बिना अप्लाई करे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, आपने पहले भी देखा है ना। तो यहाँ पे देखो, अब आपको पता है बच्चों मुझे 15F निकालना है, तो F15 निकालने का फॉर्मूला क्या है, F14 प्लस एल्फा प्लस D14 माइनस F14, देखो सब पता है आपको, निकाल लोगे आप। F14 इज 75 प्लस एल्फा इज 0.5, D14 100 माइनस 75, निकाल लो कितना आ रहा, 75 प्लस 100 माइनस 75 इज 25, 25 का हाफ कर दो 12.5, 12.5, तो दैट विल बिकम 75 प्लस 12.5 विल बिकम, बताइए 75 प्लस 12.5 विल बिकम, प्लस करना है ना, दैट इज कॉल्ड 87.5। ये आ गया हमारा क्या वैल्यू, F15, F15 का वैल्यू आ गया बच्चों 87.5। अब मैं आपको बोलूँ F16 निकाल लो, F16 निकाल लो, कैसे निकालोगे, F16 प्लस एल्फा प्लस dt माइनस FT, F16 माइनस F16, D16 माइनस F16, तो इट विल बिकम F16 कितना है, सॉरी F15 आएगा ना, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए ये भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन करना होगा क्या हमें, ऐसा नहीं करना आपको, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखें F16 इज इक्वल टू F15 प्लस एल्फा D15 माइनस F15। तो नाउ अब यहाँ पे से F16 निकाल लो, कितना आ रहा है, F16 निकाल लो कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना है, जल्दी निकालो निकालो, अब आ रहा है, साउंड आ रहा है, सॉरी यहाँ कुछ नहीं, मैंने कैलकुलेट ही किया है, बीच में अगर साउंड नहीं भी आया तो कुछ मैंने ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं किया है, जस्ट कैलकुलेशन ही करी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन ही करी है F15 F16, ठीक है। अगर बीच में साउंड नहीं भी आया है तो कुछ ऐसा छूटा नहीं है आपका,
सिर्फ कैलकुलेशन ही लिखी है मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। वो माइक मैंने बीच में ऑफ किया था ना, ठीक। तो अब यहाँ पे आप चेक कर लो बच्चों, बस क्या क्या वैल्यू आ रही है। 25 को उसका 625, ये 625 हो गया, ये 12, 154, 150, 156 के आसपास, 156.25, 156.25, और ये वैल्यू जो है इसका 39 समथिंग, 39 पॉइंट, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके समझ के लिए मैंने को इतना बड़ा न्यूमेरिकल कराना पड़ा कि आपको एरर निकालना समझ में आए। हो सकता है आपको जस्ट dt माइनस एफ टी यही पूछ के कैलकुलेशन हो जाएगा, क्लियर है। बस अब आप इसका क्या करोगे, सम करोगे, यहाँ पे इन सब वैल्यूज का क्या करोगे, MSE निकालना है आपको, तो जो स्क्वायर आए थे उन सब का सम कर लो। 625 प्लस 156.25 प्लस 39.06, ये सब का सम कर लो, डिवाइड बाय क्या कर लो, पीरियड कर लो। कितने पीरियड से, 3, बस। तो जो MSE आएगा बच्चों वो एरर आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। निकाल लो कितना आ रहा है, निकाल लो कितना आ रहा है, बताओ बताओ। 625 प्लस 156.25 प्लस 39.06 डिवाइड बाय 3, 273.44 MSE आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, MSE आपका आ रहा है 273.44, बस दैट इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये काम आसान होगा उतना ही जब रीडिंग डायरेक्ट दी होगी। पेपर में अगर मैं यही टेबल ऐसे दे देता आपको, बस ये सीधा फोरकास्ट की वैल्यू दे देता, तो ये सब निकालना ही ना पड़ता, ये सब निकालना पड़ता, ये वैल्यू देता मैं डायरेक्ट करता, ये डिफरेंस का स्क्वायर, ये डिफरेंस का स्क्वायर, ये डिफरेंस का स्क्वायर, और सम कर दिया, क्लियर है। तब सिर्फ इतना ही होता। समझ में आ गई बच्चों बात, समझ में आ गई आपको बात। क्लियर है। ये कहानी जो है आपको 390 कहां से आ रहा बच्चे, 390 तो गलत आ रहा आपका, अगर आ रहा है तो कैलकुलेशन देखो कुछ मिस्टेक करी होगी आपने, बाकी सही आ रहा है, मैंने तो चेक कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ही बच्चों एरर्स फाइंड आउट होते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा छोटा सब आपके डेटा के ऊपर है, क्या डेटा आता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन का भी समझ में आपको आइडिया लग गया है, ठीक है। तो मैंने कहा आपको MSE MAD ये बायस ये लिख के देगा, लेकिन बायस पूछेगा तो अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये बताना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं यहां पे भी आपसे पूछूं तो साफ आपको दिख रहा है कि 100 की एक्चुअल वैल्यू है और फोरकास्ट हमेशा 100 से कम है, 75 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे हमेशा, अंडर एस्टिमेट। ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे बायस पूछ भी लूँ आपसे तो दैट इज कॉल्ड अंडर एस्टिमेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंडर एस्टिमेशन, क्योंकि देखो हमेशा 100 से कम है, तो D इज ग्रेटर है, तो अंडर एस्टिमेशन है। क्लियर है, समझ में आ गई बच्चे बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सोचो ऐसी इंडस्ट्रियल अगर प्रॉपर सेमेस्टर में पढ़ा देते, मजा ही नहीं आ जाता, सेमेस्टर तो हवा हो जाता तुम्हारे लिए, बढ़िया। क्लियर है। तो बच्चों लगभग फोरकास्ट हमारा खत्म हो गया। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आपको, ग्राफिकल बेस्ड, ग्राफिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि आपको कभी हो सकता है किसी फोरकास्ट ट्रेंड का नाम पूछ ले। फोरकास्ट ट्रेंड के अलग अलग नेम होते हैं बच्चों, तो हो सकता है आपको कभी किसी फोरकास्ट ट्रेंड का नाम पूछ ले, तो वो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे फोरकास्ट ट्रेंड के नाम डिसाइड होते हैं ग्राफ देख के। तो याद रखिएगा, इसको मैं बोलता हूँ स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग बोलते हैं इसे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग। मतलब आपने पूरे स्टैट्स ड्रॉ करने हैं, सारे ट्रेंड जो भी निकल के आएंगे फोरकास्ट वैल्यू, उनको आप ड्रॉ करते हो, और ड्रॉ करके जैसे जो भी वैल्यू आ रहा है ना डेटा चार्ट में, तो उनको मैं ग्राफिकली शो करता हूँ DT और टाइम पीरियड के बीच में, मतलब एक्चुअल डिमांड और टाइम पीरियड के बीच के ग्राफ बना के, एक्चुअल डिमांड और टाइम पीरियड के बीच का ग्राफ बना के, तो मतलब DT वर्सेस T, एक्चुअल डिमांड फॉर अ पीरियड और टाइम पीरियड, ठीक है, ग्राफ बिटवीन DT वर्सेस टाइम पीरियड, ठीक है। DT को मैं कैपिटल DT ले लेता हूँ, हर जगह कैपिटल यूज कर रहे हैं। एक्चुअल डिमांड और सेल्स जो भी बोलो आप, और टाइम पीरियड,
इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग जो है वो फोरकास्ट ट्रेंड्स को दिखाते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? तो कैसे कैसे, अब देखो क्वेश्चन सिर्फ क्या हो सकता है, अभी तक पेपर में मेरे को नहीं देखने को मिला है। क्या बोल रहे हैं हार्दिक? हार्दिक क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं बेटा। अच्छा, हाँ हाँ, देखो तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है अगर आपको कभी ट्रेंड कुछ ऐसा दिखाई दे, अब मैं आपको अलग अलग तरह के ग्राफ बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उस ग्राफ से आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इस तरह के फोरकास्ट को क्या बोलते हैं, बस। अब बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से पहचान भी जाओगे। मान लीजिए मैं dt और t के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, और ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आता है, कैसे कि कहीं सर्टेन वैल्यू पे ये इस तरह का फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिए इसे बोलते हैं लीनियर फोरकास्टर, दैट इज कॉल्ड लीनियर फोरकास्टर। ये हमारा वैसा ही जैसे एक्स्ट्रापोलेशन टाइप ना, बिल्कुल ट्रेंड के आसपास ही रहती है वैल्यू। ठीक, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप समझिए, अगर कहीं पर कुछ ट्रेंड इस तरह हो, इस तरह हो कि वैल्यू जो है वो कुछ इस साइक्लिक ऑर्डर में चल रही हो, ऐसा मतलब एक मीन वैल्यू के ऊपर नीचे साइक्लिक ऑर्डर में चल रही हो, इसे बोलते हैं साइक्लिक फोरकास्टर। देखो ये तो नाम से ही समझ में आ रहे हैं, प्रॉब्लम मैं इसलिए लिखा रहा हूं सिर्फ, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आप तुक्का भी मारोगे पेपर में समझ जाओगे ये साइक्लिक होगा यार, ये लीनियर होगा। प्रॉब्लम होती है जब थोड़े से ऐसे नाम आते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा ग्राफ पूछ दिया आपसे, ये dt यही बनाया था मैं, सारे तो ज्यादा अच्छा था ना, एक ही पेज में आ जाते हैं। एक सेकंड ना, थोड़ा ऊपर बनाया था इसे और एक नीचे आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं है ना, तो एक मैं ऊपर बना देता हूं और एक नीचे आ जाएगा। अगर कभी पूछ ले आपसे dt ऐसे और ft ऐसे, सॉरी t ऐसे, अगर ये पूछ ले कैसे, इस तरह से, और इसमें ये ग्राफ दे दे कुछ ऐसे कि किसी वैल्यू से साइक्लिक ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब ये जो वैल्यू है मीन वैल्यू वो यहां से बढ़ते हुए है आगे, इस तरह पूछ ले, तो ये कहलाता है बच्चों साइक्लिक फोरकास्टर है, लेकिन विद ग्रोथ है, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक फोरकास्टर विद ग्रोथ, विद ग्रोथ, याद रखिएगा साइक्लिक फोरकास्टर विद ग्रोथ कहते हैं इसे। ठीक है, अब अगर कभी ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए जिसमें t और dt, अब इस पे इससे ज्यादा मत पढ़ने बैठ जाना कि मेरा एग्जाम्पल ढूंढता हूं, इसके को भी नहीं आए हैं पेपर में अभी तक, ठीक है ना, पर अगर आ जाए तो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा के चल रहा हूं। ऐसा अगर ग्राफ इस तरह आ जाए तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फोरकास्टर, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फोरकास्टर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना, खासकर जब इस सेशन को वो बच्चे देख रहे हैं, मानो एई के बच्चे, बीटेक के बच्चे जब देख रहे हैं इसको, तो उनके तो किसी भी पेपर में ऐसा हो सकता है कि मैं ये बोल दूं कि वी हैव डन अ फोरकास्टिंग बाय अ सुटेबल मेथड एंड वी गेट द रिजल्ट इन अ सुटेबल ग्राफ, और मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए इस ग्राफ का नाम क्या है, ABCD यही 4 नाम आपको दे दूं, या फिर ऐसा पूछ सकता हूं कि मैं ऊपर नाम दे दूं कि हमने साइक्लिक फोरकास्टर विद ग्रोथ और नीचे ये 4 फिगर दे दूं, ठीक है ना, तो मतलब कुछ भी इस तरह के जो है वो आपसे पूछ सकता है। समझ में आ गई बात? तो आप आराम से देखते ही बता देंगे, ठीक है ना, कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगा, ये सब तो ये ईजिली है बच्चों। तो बस बच्चों इससे ज़्यादा आपको फोरकास्टिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंडर मैंने सारे क्वेश्चंस भी चेक कर लिए हैं, इसके अंडर आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं।